दोस्तों नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम दिसंबर 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2006 से लेकर जून 2015 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें अधिक से अधिक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विल डुरांट और नेथेनियल हॉथॉर्न के द्वारा। यानी तीसरा और फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। डेविड स्टन, अल्फ्रेड कोवन जैसे विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के कारणों की विस्तार से विवेचना की। पीटर तथा लेस्लेट ने इसके निधन की भी घोषणा कर दी थी। कावन ने कहा था कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में और न ही साम्यवादी प्रणालियों में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल फोर्थ। यानी राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक तथा वैज्ञानिक, नियामक तथा अनुभूतिमूलक, मूल्यांकन परक तथा व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इसे देख सकते हैं। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति के विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई थी: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक, वर्णनात्मक, परिमाणात्मक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आधुनिक उदारवाद की बात करें, इसमें सेकेंड और फोर्थ सही हो जाएगा। समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है आधुनिक उदारवाद, और कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माओ के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था, इसका पहला, दूसरा और तीसरा ये राइट हो जाएंगे। फोर्थ इसमें समाजवादी व्यवस्था में विसंगतियों का कोई स्थान नहीं है, ये माओ के द्वारा नहीं कहा गया था। बाकी सभी काल और समाजों में विसंगतियां सार्वभौमिक होती हैं। प्रतिरोधात्मक विसंगतियां विद्वेष वर्गों के बीच उत्पादक शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती है। गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियां लोगों के बीच हो सकती हैं जिसका समाधान हिंसा का सहारा लिए बिना किया जा सकता है। ये तीनों स्टेटमेंट जो है माओ के द्वारा दिए गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप इसे देख सकते हैं। माओ का असंगति का सिद्धांत साम्यवादी दर्शन की एक अनुपम देन है। उनके अनुसार असंगतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। उनके अनुसार गुणात्मक रूप से भिन्न असंगतियों को केवल गुणात्मक रूप से भिन्न साधनों के द्वारा हल किया जा सकता है। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच की असंगति को समाजवादी क्रांति के तरीके से हल किया जाता है। सामंती व्यवस्था और आम जनता के बीच की असंगति को जनवादी क्रांति के तरीके से हल किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अवधारणा और विचारों से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। वेल्स ऑफ इग्नोरेंस की बात जो है जॉन रॉल्स के द्वारा की गई थी। एलिनिएशन की बात कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। पीसमिल सोशल इंजीनियरिंग की बात कार्ल पॉपर के द्वारा की गई थी। और नाइट वॉचमैन स्टेट की बात जो है रॉबर्ट नोचिक के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे भी देख लेते हैं। पेरेटो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, रिपीट हो रहा है। पेरेटो के द्वारा इतिहास अभियोजनों का कब्रिस्तान है, ये कहा गया था। मोस्का की बात करें, अभियोजनों का परिचालन की बात की गई थी। मिचेल्स के द्वारा अल्पतंत्र का लौह नियम या कठोर नियम दिया गया था। और गैसेट की बात करें तो आम जनता का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डब्ल्यू रोस्टोव द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण हैं, तो वो 5 चरण, इसका आंसर सी हो जाएगा। पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्तें, उत्कृष्ट अवस्था और परिपक्वता की ओर प्रवृत्त उच्च सामूहिक खपत का युग, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू रोस्टो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। जब शक्ति का सत्ता से सम्मिलन हो तभी इसकी वैधता है। शक्ति दूसरों के ऊपर बल का प्रयोग है, तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या जो है इसकी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण से संबंधित। सत्ता और जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सत्ता विभाज्य है परंतु जवाबदेही विभाज्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजनीतिक दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित अभिकथन और कारण दिया गया है। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है, राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है, तो इसमें जो है ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो इसमें जो है पहला, दूसरा और फोर्थ सही है, तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाए। केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, यहाँ केवल शब्द आ गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले
इसको देख सकते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताओं की जो बात की गई थी, राज्य का स्वरूप जैविक है, राज्य एक क्रमिक विकास है, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन है और राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे मैकियावेली से संबंधित। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजनीति से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हॉब्स के द्वारा सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार था, ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी प्राकृतिक अवस्था राजनीति पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था थी, ये राइट हो जाएगा। मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वतत्वबोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु था। ये तीनों जो स्टेटमेंट है हॉब्स के द्वारा कहे गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? तो जॉन लॉक का योगदान जो है सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार यानी पहला और दूसरे के में कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना है कि आज्ञापालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? तो ये बेंथम के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17 क्वेश्चन, पदार्थ गति की अवस्था में है, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और फोर्थ सही है। पदार्थ की गति की अवस्था में है, पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है और फोर्थ पदार्थ में विरोध निरंतर और अंतः होता है, यानी तीसरा इसका रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए इसे देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। उसके अनुसार पदार्थ के अंदर विरोधी तत्व होते हैं और इन्हीं विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जे.एस. मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जे.एस. मिल के द्वारा जो दिया गया था फोर्थ स्टेटमेंट, इसमें राइट हो जाएगा। दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित नहीं है। जो जे.एस. मिल जो है व्यक्तिवादी विचारक हैं, स्वतंत्रता का समर्थन किया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो गांधी जी के द्वारा जो है समाज के सभी वर्गों का कल्याण की बात की गई थी, यानी फोर्थ स्टेटमेंट इनका सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात इनके द्वारा नहीं कही गई थी। गांधी जी ने सर्वोदय के आदर्श पर विशेष बल दिया है, जिसका अर्थ होता सबका उत्थान। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैग्ना कार्टा गौरवपूर्ण क्रांति तथा जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने का में योगदान दिया था। तो संसदीय लोकतंत्र यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधान से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मतदाताओं तथा उम्मीदवार की योग्यता का निर्णय नेशनल काउंसिल करती है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च विधायिका शक्ति संघीय सभा नामक एक द्विसदनात्मक निकाय में निहित है, जिसके 2 सदन हैं, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद। संघीय सभा के दोनों सदनों में राष्ट्रीय परिषद बड़ी होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिशों के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। आप इसे देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम की न्यायपालिका की विशेषता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए कूट को चुनिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सामान्य प्रणाली के कार्य में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सबसे पहले दूसरा आ जाएगा। प्रत्येक दल उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करती है जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, सूचियां अनावृत अथवा संवृत हो सकती हैं। अनावृत सूचियों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अधिमानों को मतों को इंगित करने तथा व्यक्तिगत उम्मीदवारों को मतदान की अनुमति दी जाती है। उसका फर्स्ट आ जाएगा, उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त मतों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और अंत में अवशेष तथा बाकी मतों को उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने बहुत पहले 1766 में ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अधिनियम कानून को सबसे पहले अधिनियमित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन के द्वारा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा 1766 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लिंग बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी,
यानी तीसरा और चौथा ये संघीय लिंग बजट के उद्देश्य लिंग वचनबद्ध को बजट वचनबद्धता में परिणत करना होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। यानी तीसरा और चौथा इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित। राजनीतिक संस्थाएं में शामिल है तो इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समेकन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व शामिल है। राजनीतिक अपखंडन इसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ऑलमन ता बरुआ की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएसए और यूके। ऑलमन ता बरुआ की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में मैक्सिको, जर्मनी, इटली, यूएसए और यूके को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ऑलमन ता बरुआ के अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं? तो इसमें सीमित, प्रजा और भागीदार, ये तीनों हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना द्वारा की गई है तो इसमें इसका आंसर जो है सी, पहला, तीसरा और फोर्थ। निर्भरता का सिद्धांत और विकासवाद का सिद्धांत और विश्व व्यवस्था का सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत की बात इसमें आधुनिकीकरण के सिद्धांत में नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार की समाप्ति की गई थी और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार एकाधिकार की पूर्ण समाप्ति की गई थी। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की बात की गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं कि पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों सही हैं। इसे देख लेते हैं। कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति। विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल राज्यपाल की भूमिका। ठीक है, आर्टिकल 356 राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्य संबंध भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित की पहचान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं की गई है, सॉरी, इसका पहला हो जाएगा अंतर्राज्य परिषद, केवल एक की नहीं की गई, बाकी आर्टिकल 356 राज्यपाल की भूमिका केंद्र राज्य संबंध, ये तीनों जो है इसमें आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 74वां संविधान संशोधन 1992 हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम, सबसे पहले गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 74 के बीच। दूसरा न्यायमूर्ति मोहम्मद यादुल्ला 1979 से 1984 और के.आर. नारायण 1992 से 1997 और अंतिम हो जाएंगे कृष्णकांत 1997 से 2002। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए? तो 1996 से, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सन 1996 में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्षी दल को दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया न्यायाधीशों का अंतकरण हो जाएगा। एसपी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ताज प्रदूषण से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मूलभूत ढांचे यानी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। और कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो पेट्रोल पंप का आवंटन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा बी, द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद का प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण और राज्य वित्त आयोग का गठन। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को संसद में पहली बार 1986 में प्रस्तुत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन एवं प्रमुख मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन भारत की क्षेत्रीय आंदोलन को जनजातीय तथा संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मायरन विनर के द्वारा। मायरन विनर भारत में क्षेत्रीय आंदोलन को जनजातीय तथा स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। छात्र संगठन और संबंध पार्टी से संबंधित क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी से संबंधित है। ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन सीपीआई से संबंधित है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस से संबंधित है। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीआईएम से संबंधित है। अगला है लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं करता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसे देख लेते हैं। तो इसमें सभी जो है भेद नहीं करते हैं। हेनरी फ्योल की बात करें, एमपी फॉलेट, लूथर गुलिक और एल उर्बिक, ये चारों के द्वारा इसमें भेद नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगठन के 7 सिद्धांत निर्धारित किए थे। तो गुलिक और उर्बिक के द्वारा संगठन के 7 सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्टकोर्प शब्द का प्रयोग किया था। पोस्टकोर्प के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पश्चात गुलिक तथा उर्बिक ने संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने के प्रयासों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जिनके आधार पर संरचना की जा सके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्मचारी चयन हो जाएगा। संगठन के प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार से, सूत्र तथा स्टाफ, पदसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। नवीन लोक प्रशासन संबंधी साहित्य पर बल देता है, तो 47 का आंसर डी हो जाएगा। यानी चारों देंगे, संबद्धता, मूल्य, निष्पक्षता और परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा की ओर प्रवाहित होती है, तो तिरछी तथा अधोमुखी दिशाओं की ओर, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश यूएसए है। निम्नलिखित में से किसने प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है, तो किसके द्वारा गढ़ा गया था, डोनाल्ड किंग्सले के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित अभिकथन और कारण दिया गया। विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आजाद हो गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाए ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित क्वेश्चन है। निकोलस ऑनफ ने अपनी पुस्तक वर्ड ऑफ आवर मेकिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में लिखित में से कौन सा शब्द गढ़ा है, तो उनके द्वारा, निकोलस ऑनफ के द्वारा रचनावाद शब्द को गढ़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत से संबंध है, तो इसका आंसर माइकल डायल हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो हेनरी ट्रूमैन के द्वारा की गई थी। तो हेनरी ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन के संबंध में सही नहीं है, तो यह विकासशील तथा विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण की पूर्ति करता है, यानी डी इसका नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन गैट से भी व्यापक है और यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के वास्ते संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराता है। संगठन असल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी है जो सभी देशों की व्यापार व्यवस्थाओं पर लगातार निगाह रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है, तो इसमें जापान हो जाएगा। अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण जो है जापान है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्शल प्लान 1947 को औपचारिक रूप में भी जाना जाता है, तो यूरोपीय समुत्थान कार्यक्रम, यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को एकजुटता के लिए यह मार्शल योजना लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य 3 घनिष्ठ रूप से जुड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो इसमें डी शामिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने वित्तीय संसाधन स्वयं विकसित करने के लिए उसकी सहायता करना, ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों राइट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत 1954-1954 में शामिल नहीं है, इसमें परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना शामिल नहीं है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की बात करते हैं। समानता तथा पारस्परिक लाभ की बात करते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात पंचशील सिद्धांत में की गई है। इसे देख सकते हैं, पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांत दिए गए थे। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता व पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध में 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया है। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें वर्ष 1998 में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों का परीक्षण, यानी बी शामिल इसमें नहीं है। शीत युद्ध की समाप्ति, यूएसएसआर में राज्य समाजवाद का विघटन व बर्लिन की दीवार का गिरना, ये तीनों शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये MA अंसारी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। सूचना का अधिकार आंदोलन अरुणा रॉय। तेलंगाना आंदोलन के चंद्रशेखर राव। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य तथा प्रभावी जाति दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल वेलमा। राजस्थान राजपूत, कर्नाटक लिंगायत और पंजाब जाट सिख, ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और पुस्तकें दी गई हैं, इसे देख लेते हैं। लेखक सेलिंग जी हैरिसन के द्वारा इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेट्स लिखा गया था। रुडोल्फ के द्वारा इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट की बात की गई थी। फ्रैंकलिन फ्रैंकल की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया की बात की गई थी। और मायरन विनर के द्वारा इंडियन पैराडॉक्स की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें देख लीजिए, इसका आंसर बी सही है। रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा अल्पतंत्र का लौह नियम या कठोर नियम बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। लेखक और पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। गेन बेंटन के द्वारा अनाटोमी ऑफ ए रेवोल्यूशन की बात की गई थी। टेड गर के द्वारा वाई मैन रिवेल की बात की गई थी। चार्ल्स टिल्ली के द्वारा यूरोपियन रिवोल्यूशन की बात की गई थी। और थेडा स्कोपॉल के द्वारा स्टेट्स एंड रिवोल्यूशन की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पहला, दूसरा और फोर्थ। माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मॉर्च और जोहान पी ओल्सेन ने कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया था। यानी इसका जो है बी में पहला, दूसरा और चौथा। पीटर ड्रकर इसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसे देख सकते हैं। माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मार्च तथा जोहान पी ओल्सेन ने कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के क्षेत्र का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में निजीकरण तथा अनेक पूर्वकाल में सरकारी कार्यक्रमों का आउटसोर्स द्वारा कार्य किए जाने की प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर ए है। दोनों ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी उसकी सही है। अगला क्वेश्चन भी लेखक और पुस्तकों से संबंधित है, मिलाने की बात कर रहा है। बी बुजान के द्वारा पीपल, स्टेट एंड फियर द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज की बात की गई थी। KN वॉल्स की बात करें तो इसके द्वारा बी बुजान के द्वारा पीपल, स्टेट एंड फियर की बात की गई थी। आई हैंसन के द्वारा द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटीज की बात की गई थी। KN वॉल्स के द्वारा मैन, द स्टेट एंड वॉर की बात की गई थी। और ए वेंडेज के द्वारा सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। प्रतिबल रणनीति, परमाणु रणनीति का वह प्रकार जिसमें शत्रु की सैन्य एवं परमाणु क्षमता को लक्ष्य बनाया जाता है। प्रतिबल रणनीति, काउंटर फोर्स स्ट्रेटेजी कहते हैं इसे। प्रति प्रसार की बात करेंगे, काउंटर प्रोलिफरेशन की बात करेंगे, तो इसमें हो जाएगा परमाणु अस्त्र कार्यक्रम तथा परमाणु प्रसार को अवरुद्ध करने, धीरे करने तथा वापस लेने के लिए किए जाने वाले अनेक प्रकार के प्रयासों का वर्णन करने हेतु प्रयुक्त शब्द। अगला है प्रतिबंधवाद, काउंटर रिस्ट्रिक्शनिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वकील जिनका तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर कानून तथा प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों में मानवीय हस्तक्षेप का विधिक अधिकार है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतिमूल्य रणनीति की बात करेंगे, काउंटर वैल्यू स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। परमाणु रणनीति वह प्रकार है जो औद्योगिक अस्थियों तथा बड़ी आबादी वाले शहरों की शत्रु की उन अस्थियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है जो उसके लिए बहुमूल्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नरम शक्ति, सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ने के लिए किसे श्रेय दिया है? सॉफ्ट पावर की बात के द्वारा जोसेफ नाई के द्वारा की गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नरम शक्ति शब्द को गढ़ने का श्रेय जोसेफ नाई को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, KJ होल्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समकालीन राज्य प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऐसे अनेक राज्य जो राजनीतिक तथा आर्थिक संधियों में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। क्षेत्रीय संगठन दिए गए हैं, क्षेत्रीय संगठन OSEC यूरो अटलांटिक से संबंधित है। V4 यूरोप से संबंधित है। BSEC
यूरेशिया से संबंधित, और नाफ्टा की बात उत्तरी अमेरिका से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्च 2015 सऊदी अरब ने किस देश में सैन्य हस्तक्षेप किया था? तो यमन में किया गया था, बी इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने यमन में सैन्य हस्तक्षेप किया था। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राज्यों के संगठन के अंग हैं? तो इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा, तीसरा और फोर्थ। अंतर अमेरिकी सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की विचार विमर्श संधि और परिषद। पहला सचिवालय इसमें अंग नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।